हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फाइन, गुड बेटा। तो चिल्ड्रेन, जैसा कि आपने देखा था, हम लोग सेल पढ़ रहे थे और सेल में हमने कवर किया था, क्या कवर किया था? लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल। और मैंने आपको बोला था कि लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल में अभी आपको मैंने उसका बेसिक फॉर्मेशन बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसका रिएक्शन के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज है समय, वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। ठीक है, ओके बेटा। सो चिल्ड्रेन, आई होप यू आर एवरीबडी इज फाइन एंड इंजॉइंग ए लॉट एट योर होम। स्टडी अच्छे से कर रहे हो? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात करते हैं लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल की। और लैक्लांसे सेल एंड डेनियल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है मैंने आपको बताया। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आपको प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसको वॉच करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो बेटा मैं आज आपको बताता हूं कि रिएक्शन कैसे होता है, करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमको आपको क्या जानना है? हमको ये जानना है कि जैसे आपका बेसिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है वो क्या होता है। जो करंट होता है सर्किट में, जो सर्किट में करंट इंड्यूस होता है वो कैसे होता है? बेसिकली वो आयंस की वजह से होता है। और मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, प्लीज, अभी मैं लास्ट में वीडियो जब लास्ट में पहुंचूंगा तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल में दोनों में बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है किसका ज्यादा होता है? कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज का ये सप्लाई करता है? जो ईएमएफ होता है, एक तरीके से जो ईएमएफ होता है, कितना ये सप्लाई करता है, कितना ईएमएफ ये देता है? 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0.5। और कितना डेनियल से लेता है? कितना लैक्लांसे से, कितना डेनियल? कौन कितना देता है? कौन लैक्लांसे से कितना करंट देता है और डेनियल कितना करंट देता है? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वेट करिए। ओके बेटा, सो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था कि दोनों के स्ट्रक्चर बताए थे कि लैक्लांसे सेल में बेसिकली जिंक, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और दूसरा कार्बन होता है। और डेनियल सेल में मैंने बेटा बताया था 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका बेसिकली कॉपर का होता है और दूसरा आपका जिंक का होता है, दूसरा आपका जिंक का होता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली है। अब हम आपको बताते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है और करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, देखो बेटा, अभी आप ये सब समझ गए हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। अगर हम बात करें इस वाला का, जो आपका ये डायग्राम था पहला वाला, आपको पता होगा, यानी जो डेनियल सेल, अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो बेटा डेनियल सेल में जेडन के साथ कौन सा सोल्यूशन रखा हुआ है? जेडन के साथ कौन सा सोल्यूशन रखा है? जेडन जिंक के साथ H2SO4 है, जिंक के साथ डाइल्यूट H2SO4 है। जब जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोड्यूस करेगा Zn++ आयन, Zn+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn+ आयन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। और जो Zn+ आयन है ये पोरोस्पॉट से बाहर निकलेंगे, वो बाहर निकलेंगे तो बाहर CuSO4 है, CuSO4 कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा Zn+ आयन, और जिसकी वजह से वहां पे कॉपर प्लस Cu++, जो कॉपर प्लस जनरेट होगा, प्लस आयन कॉपर का, जो कि प्लस आयन आपका ये जो कॉपर की प्लेट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे। और जब यहाँ पे जिंक प्लस हुआ था तो उस समय इसके साथ जिंक का जब अभी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। तो जब आप बेसिकली देखो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होगा कि क्यों? क्योंकि जिंक है। देखो ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, बोलो। मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं आता तो बस इतना समझ लो कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो जिंक, तो जिंक क्या होगा? अगर तुम्हारे पास जिंक है तो देखो Zn, जिंक क्या होगा? Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इट मीन्स ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। और जो Zn2+ है वो पोरोस्पॉट से बाहर निकलेगा, पोरोस्पॉट से बाहर निकलेगा तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बाहर रखा हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा।
आर गेटिंग पॉइंट। तो वहां पे जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इसके साथ जनरेट हो जाएंगे। अब देखो तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जनरेट हो गए, यहाँ पे, क्लियर है। और कॉपर की बात करो अगर, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा सर्किट, अगर सर्किट एक्सटर्नल सर्किट की बात करेंगे तो इससे बाहर निकल के इसके पास जाएगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अरे बेटे तो कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर क्या हो जाएगा, अगर हम कॉपर की जैसे Zn क्या है, Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तुम्हारा जो कॉपर हो जाएगा वो कॉपर हो जाएगा 2++2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या है, क्या है, रिडक्शन, बोलो, रिडक्शन मतलब कॉपर में यानी इलेक्ट्रॉन गेटिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कॉपर में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे जाएगा, तो जिसकी वजह से जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे जो कॉपर प्लस आयन है, जो कॉपर प्लस आयन है वो जो यहाँ पे प्लस है वो इधर से इधर फ्लो करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा तो करंट इधर से फ्लो करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ पे होगा। सो चिल्ड्रन ये तो बात हुई डेनियल सेल की। अब जब इसमें बेसिकली करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट ज्वाइन हो जाएगी तो करंट फ्लो होने लगेगा। अब आपको पता है कि ये कितना पोटेंशियल देता है और कितना करंट होता है, मैं बात बताऊंगा। अभी देखो फिर आपको एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर भी करंट होगा, सेल के अंदर भी करंट होगा, तो ध्यान देना क्योंकि प्लस इधर से जा रहा है, प्लस यानी करंट इधर से आ रहा है तो इधर से ऐसे जाएगा। तो इधर से देखोगे तो इधर का डायरेक्शन अगर आपको बात करें बेटा तो इस इधर का देखो तुम, इधर करंट इधर आ रहा है आई, और सेल के अंदर जाओगे तो सेल के अंदर इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। देखो सेल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। तो याद रखना सेल के बाहर और सेल के भीतर, इट मींस एक्सटर्नल और इंटरनल, इन बोथ केसेस द करंट एंड इलेक्ट्रॉन दैट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके बेटा, तो ये बेटा ये कहानी हो गई। ये तो बेसिकली हम लोग बात कर लिए डेनियल सेल की। क्यों, बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। सो चिल्ड्रन अगेन हम वो बात करते हैं लैक्लांसियस सेल। लैक्लांसियस सेल आप सभी को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था यार लैक्लांसियस सेल, लैक्लांसियस सेल, लैक्लांसियस डेनियल, लैक्लांसियस डेनियल। तो देखो अब बेटा जब बात करते हैं लैक्लांसियस सेल की, तो लैक्लांसियस सेल में किससे बनता है लैक्लांसियस सेल, आपको पता होना चाहिए। और लैक्लांसियस सेल बनता है किससे, बोलो बेटा, मैंने बताया था ना यहाँ पे एक जिंक और दूसरा कार्बन, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक होता है और दूसरा कार्बन होता है। और जब कैसे होगा, अब यहाँ पे काम कैसे होगा बताइए, जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक मजा आएगा नहीं आएगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप सभी लोग प्लीज। हेलो बेटा, तुम क्या देख रहे हो इधर, क्या यार ईयरफोन इधर उधर कर रहे हो, खोज रहे हो? जब बैठो ना बेटा मेरा वीडियो देखो तो कंसंट्रेट करो प्लीज। वाह क्या बात है, स्माइल दे रहे हो, बहुत अच्छे बेटा लोग, बहुत तमन्ना आप लोगों से मिलने की, बहुत जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी, सबको देखना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आप सभी से। सो प्लीज भूल मत जाना यार कि रवि सर कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। देखो अब बेसिकली मैंने बताया NH4 जो जिंक है, बेसिकली यहाँ पे किससे क्या क्या रिएक्शन है आपको पता होगा। यहाँ पे NH4Cl है, ये NH4Cl का सोल्यूशन है बाहर, ये पोरस स्पॉट है, और अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर या उसी को बोलते हैं चारकोल पाउडर, ये होता है बेसिक कॉम्बिनेशन। और मैंने एक्सटर्नल सर्किट को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। ओके बेटा, अब आप ध्यान देखिए, आपको हमेशा बस एक ही चीज सोचना है कि जहां जिंक होगा उसी का रिएक्शन देखना है, जहां जिंक होगा उसी का रिएक्शन आपको देखना है। अब आप ध्यान से देखिए, जिंक जो है बेसिकली NH4 अमोनियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बेसिकली अमोनिया, क्या बनेगा, अमोनिया गैस, ठीक है। जिंक क्लोराइड जब NH4 अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, अमोनिया गैस बनाएगा। और क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा, और क्या निकलेगा बताइए, जिंक क्लोराइड निकलेगा वहां से, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम आपको बताएं अगेन, यहाँ जिंक है,
अगेन यहाँ जिंक है और यहाँ कार्बन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ जिंक है तो बेसिकली ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। क्योंकि यहाँ जिंक है तो यहाँ नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे, नेगेटिव चार्जेस जनरेट होंगे। अब नेगेटिव इधर जनरेट होगा तो इट मीन्स ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, समझ रहे हो, लूज करेगा और ये गेन करेगा। अगेन ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो आपको आई होप समझ में आ रहा है। तो ठीक है, इसका रिएक्शन चलो देख लेते हैं। एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने बता ही दिया है, तो बस ये छोटी सी कहानी है, बाकी खेला आगे है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, बेसिकली हम लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिंक। तो मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, जिंक ले लिया। जिंक के साथ मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड। चलो मैंने लिखा जिंक प्लस 2NH4Cl। अब जिंक और 2NH4Cl को बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। अगर हम बात करें जिंक और NH4Cl का अगर हम फॉर्मेशन करें तो क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस बनेगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ से 3 हाइड्रोजन ले लें तो बेसिकली 3 दूना 6, यानी 2NH3। यहाँ पे Zn प्लस है तो 2NH3 क्या बन गया बेटा, बताइए, अमोनिया गैस बन गया। क्लियर है। उसके बाद मैंने फिर बताया था आपसे कि क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, यानी यहाँ पे ZnCl2 हमने ले लिया। बताइए, ZnCl2 ले लिया। अब यहाँ से Zn और Cl दो 2 यहाँ से ले लिया। आपको आई होप आपको बैलेंसिंग आता है, बस रिएक्शन को बैलेंसिंग करना है। तो ZnCl2 ले लिया, 1 मिनट। और उसके बाद बेटा, और फिर यहाँ पे मैंने ZnCl2, अब देखो H3, यानी अभी यहाँ पे कितने, 4 दूना 8, 3 दूना 6, अभी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ। अभी कितने हाइड्रोजन बचे हुए बताइए, यहाँ पे अभी कितने हाइड्रोजन है बेटा, बोलो। 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2H प्लस आयन। अब प्लस 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों बताइए, क्योंकि जिंक है और जिंक हमेशा क्या करता है, बताइए, जिंक हमेशा क्या करता है। अरे कितनी बार बताऊं बाबा, प्लीज कीप इट इन योर माइंड यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जिंक के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दे देता है, ले जा बेटा ले जा, मेरे काम का नहीं है, तू ले जा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, बेसिकली ये फॉर्मेशन हुआ। ये फॉर्मेशन कब हुआ, जब हम लैक्लांसे सेल की बात कर रहे थे। ये लैक्लांसे सेल की बात कर रहे थे तो बेसिकली अमोनिया गैस एस्केप कर जाएगी, ZnCl2 का रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन आयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक के पास कंसंट्रेट करेंगे, जनरेट करेंगे, एक तरीके से जमा हो जाएंगे जिंक के पास। और जो हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन, वो बेसिकली पोरोस्पॉट से जो पोरोस्पॉट है उससे अंदर आएंगे तो वहां पे मिलेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन पाउडर और चारकोल पाउडर। तो जिससे रिएक्शन करके जो पॉजिटिव आयंस है, हाइड्रोजन आयन, वो जनरेट हो जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे किसके पास, इस कार्बन प्लेट के पास। कार्बन प्लेट के पास सब प्लस वाले हो जाएंगे, इसके पास माइनस वाले हो जाएंगे। अब सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, जैसे रेजिस्टेंस को लगा देंगे, सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द प्रोसेस दैट्स happening in case of Lagrange cell and Daniell cell. Are you getting my point? Are you getting my point? I hope children you are feeling very happy. I hope जो आपको चाहिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ एक चीज और, मैंने आपसे बोला था इसका EMF कितना होगा, इसका EMF कितना होगा। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ जो हर कोई आपसे पूछ सकता है कि बेटा अगर आप लैग्रांज पढ़ रहे हो, डेनियल पढ़ रहे हो, तो ये बताओ कि लैग्रांज सेल का EMF कितना होगा, डेनियल सेल का EMF कितना होगा। तो याद रखना, लैग्रांज सेल का जो पोटेंशियल होता है, जो EMF होता है। अब आप सोच रहे हो अरे सर EMF क्या होता है। अरे यार EMF तूफान नहीं होता है, EMF कुछ ऐसा नहीं है, EMF पोटेंशियल ही है। बता रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हाँ क्या बात है। तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था यार, दिमाग से उतर गया। अरे बेटा बोलो ना, तुम लोग सामने होते तो मजा आता ना। हाँ क्या बोल रहे थे यार, देखो दिमाग से फिर उतर गया। क्या बोलो। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्लियर है। मैंने बताया EMF, तो किसका EMF ज्यादा होता है, किसका EMF कम होता है। तो याद रखना
याद रखना लैक्लांसे सेल का जो ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू डेनियल सेल। वो कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो लैक्लांसे सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.5 वोल्ट। ईएमएफ जो ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट होता है। और जो लैक्लांसे सेल जो करंट प्रोड्यूस करता है, कितना प्रोड्यूस करता है करंट? ये आज से 7 साल पहले IEEE में क्वेश्चन आया था। 7 साल पहले IEEE में क्वेश्चन आया था कि लैक्लांसे सेल कितने करंट को प्रोड्यूस करता है। तो वो करंट है लैक्लांसे सेल का 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। और जो डेनियल सेल है, अब डेनियल सेल भी पता होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले बताया था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, सेल है। तो डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.05 वोल्ट। और आपके लिए होमवर्क है, दिस इज वन होमवर्क फॉर यू, प्लीज यार देखो मेरे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हमको मिलना चाहिए कि जो डेनियल सेल का जो करंट है, देखो इसका करंट कितना है 0.25 एम्पियर। ये किसका है? लैक्लांसे सेल, LC लैक्लांसे सेल। तो डेनियल सेल DC, डेनियल सेल का क्या होगा करंट? दिस इज फॉर यू। सब कुछ रवि यादव ही करेंगे तो आप भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, तो हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो चिल्ड्रेन मैं इन सबको सफा कर देता हूं और आपको बताता हूं अब कुछ और चीजें। तो बेटा ध्यान देना, क्योंकि मजा तभी आएगा जब तक आप पूरा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि ये सब आने वाले क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। पहला टॉपिक है इसमें, इस सेल का जो है आपको जाना है ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ। दूसरा है व्हाट इज आईआर। एंड तीसरा है व्हाट इज टीपीडी। देखो मेरी लैंग्वेज में, डोंट फॉलो द बुक यार, बुक की लैंग्वेज, वही बुक का लिखोगे। मेरी बात बताओ, तुम वही बुक का लिखोगे। पूरे बुक में 1000 पन्ने हैं, तुम उसको याद कर सकते हो, उसको रट सकते हो यार। कॉन्सेप्ट को समझो और डिफिनीशन खुद से बना के लिखो। मैं चैलेंज करता हूँ। कॉपी चेक करते हैं ना हम लोग, तो बेटा उसमें जो 99 पाने वाला बच्चा होता है वो खुद का डिफिनीशन लिखा होता है, कॉन्सेप्ट बेस होता है। नहीं कि सर ईएमएफ क्या होगा, सर इट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय मूविंग पावर, मूविंग पावर। खत्म कहानी। याद है तो बोल दिए, और नहीं याद है तो फिर कहानी खत्म फिनिश। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हाँ, तो बेटा ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो, क्या होता है बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड आईआर क्या होता है बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। गुड। और बेटा टीपीडी क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग TERMI, टर्मिनल, PD पोटेंशियल डिफरेंस, TD पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बेटा, बोलो 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 चिल्ड्रेन। अब मैं बता रहा हूं जो उसको ध्यान सुनना, कहीं नहीं मिलेगा, मेरी लैंग्वेज में सुनना। बुक की लैंग्वेज नहीं, बुक का किताबी कीड़ा नहीं बनना है, ठीक है? हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के, इसलिए बहुत जानना जरूरी है। व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? If anybody ask you, if anybody asks you, then you are saying that electromotive force is a type of force. No, 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 you are wrong. This is not a force. This is not a force. Electromotive force is not a force. Electromotive force is a type of potential difference. It is a potential difference. क्या बात है? चलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मजा आ रहा है कि नहीं? देखो फिजिक्स ऐसे ही है यार। मैं तुमको बोला सर ये लिखो बेटा, ये लिखो, ये डिफरेंस, कुछ नहीं है। मजा, एंजॉय के साथ पढ़ो। देखो जितना एंजॉय लोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो मैं बेटा मैंने फर्स्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज ईएमएफ। तो मैं आपको बताऊं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, electromotive force is the potential difference offered by the electrodes of two cell when no current is being drawn through it. इसका मतलब
इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ है वो भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कहां पे होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है डिफरेंस, उसको बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन वो कब होगा? जब इससे कोई करंट पास ना करे सर्किट में। सर्किट यानी ओपन होना चाहिए, क्लोज सर्किट ना हो। ओपन सर्किट होगा तो करंट ड्रा नहीं होना चाहिए, याद रखना। ओपन सर्किट होगा तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप आपने समझ गया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, सर बोला कि आपने बोला इसको कि ओपन सर्किट। हाँ, ओपन सर्किट का मतलब यही है उस सेल से कोई भी करंट निकलना नहीं चाहिए। अगर सेल से करंट निकलेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो ईएमएफ किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं लिख के दिखा रहा हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज द potential, it is the potential difference, it is the potential difference between two electrodes of the cell. It is the potential difference between two electrodes of the cell when no current is being drawn from it. इसका मतलब यहां लिख सकते हो सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन, इसका मतलब जब सर्किट ओपन होना चाहिए तो इट इज द, क्या लिखा है देख लेना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, देखो समझना नहीं है। अब तुम बुक में पढ़ोगे कि सर क्या है कि इट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। तो सेम चीज है यार, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अब एक चीज याद रखना, देखो जैसे बैटरी का जो पोटेंशियल तुम लोग यूज करते हो कि पोटेंशियल 10 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट बैटरी के केस में। वैसे ही सेल के केस में सिंपल सी बात है, हम लोग पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल, इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सेम होगा। इट मींस E इज इक्वल टू वही काम, V इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q। तो अगर इसको डिफाइन करें लॉजिकली तो लॉजिकली वही होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द सर्किट इंक्लूडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी अगर क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो ईएमएफ को हम कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली सर्किट दिखा के, और इसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू W अपॉन Q। वही होता है जो V इज इक्वल टू होता है, जो V होता है वही E भी होता है। ईएमएफ E भी वही होता है जो V होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूजन मत करना मेरा बेटा लोग, ठीक है। तो W इसका क्या लिख सकते हो बताओ? W यानी एनर्जी, इट मींस जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, गुड। और ईएमएफ इट मींस वोल्ट, तो यानी क्या लिख सकते हो? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। बोलो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इट मींस एसआई यूनिट जो ईएमएफ का होगा वही होगा, क्या होगा? जूल पर कूलम, जूल पर जेसी माइनस 1, जेसी माइनस 1 जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं इट्स एसआई यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू दिस, 1 वोल्ट इज इक्वल टू दिस। आई होप बेसिक्स है, आपको पता होगा। ओके बेटा, तो बेटा ये तो हो गई ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई जो है कब इलेक्ट्रिक कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, ये हमको बताइएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब नेगेटिव होगा? चलो सर्च करो, सर्च करो, सर्च करो। ईएमएफ की बात हो गई, बोलो बेटा लोग, ईएमएफ की बात हो गई, तो अब आगे कुछ कर लिया जाए, क्या करेंगे? बोलिए, बोलो यार। चलो ठीक है,
अगर हम बात करें ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑफ द सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, चलो बताओ। अगर हम बात करें ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन, ये तो हो गया ना, तो ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, क्या क्या होगा, अब तो तुम देख के बता सकते हो। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बहुत सारे हैं, आप डिफरेंट लिख सकते हैं। बेसिकली ये 3 मेन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, बोलो यार, बोलो, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट है और आप लिख सकते हो, डोंट वरी। तो बेसिकली ये ईएमएफ हो गया, ये तो मैंने बात किया ईएमएफ का, ठीक है। अभी बात करता हूं दूसरी चीज किसकी बात करें? इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी बात करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बोल दो बेटा, बोलो फटाफट। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, और जो हम रेजिस्टेंस हमेशा देखते हैं, बड़ा वाला रेजिस्टेंस देखते हैं, उसको हम कैपिटल आर से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आज का वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे कवर करने वाले हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? द रेजिस्टेंस offered by the electrolytic solution of cell, the resistance offered by the electrolytic solution of cell that opposes the flow of current, इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द सेल, या इट मींस कि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने बताया था आपसे पहले कि सेल के बाहर करंट का डायरेक्शन कुछ और होता है और सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन कुछ और होता है, और इलेक्ट्रॉन इधर से भी मूव करता है बाहर और अंदर भी। तो डेफिनेटली है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा तो इधर से आके इधर आएगा, तो इसका मतलब अगर करंट इधर जाएगा तो इधर से करंट इधर जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस बाहर भी होगा और रेजिस्टेंस अंदर भी होगा। तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बताओ, बोलो। IR डिपेंड्स ऑन, बोलो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मेरी बात एक बार से ध्यान देना तुम लोग। आप ही लोग बोलते हैं कि सर बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़े। आप ही लोग बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव में जो 20 मार्क्स का जो चीजें आती है, सर ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, सर बताइए क्या पढ़ना है। अरे यार, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन थोड़ी बनता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तुमसे पूछ दिया इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंट है? ईएमएफ फोर्स है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड्स, सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन डेनियल में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में। इट मींस कुछ भी बेसिक पूछ सकता है। तो बेसिक के लिए आप सोचोगे कि सर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए, अलग से हमको कुछ लिस्ट दे दीजिए, कुछ नहीं है। ये फिजिक्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काम होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को समझिए बच्चा, प्लीज मेरी बात को समझिए आप लोग। Everybody please try to understand. This is the time for you that you can learn something and you have to follow it. Okay? So now children, again we start. Internal resistance depends on, पहला फैक्टर क्या होगा? Anybody among all of you, फटाफट बोलो। Yes, the nature of electrodes. दूसरा बोलो बेटा, कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा बोलो, तीसरा बोलो, बोलो। थर्ड क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। चलो दो और बता दो, एक दो और बता दो। अरे बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैसा इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर। अगर हम एक और बात करें, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वो डिस्टेंस से कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? प्लीज टेल मी। ये जो डिस्टेंस है उसके साथ इसका कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? प्लीज टेल मी। तो बेटा आपको पता है, जैसे जैसे दोनों सेल का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो जो अपोजिशन है करंट का वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। किसके बीच का डिस्टेंस? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक बताओ, पांचवा लास्ट है, बाकी आप बहुत सब देख सकते हो। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि, और एक मैं बता रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया ऑफ इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया इलेक्ट्रोड्स के जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड या जो भी इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो, वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है जरा हमको बताइए। तो डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? बताओ बेटा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है? एरिया के। इनवर्सली, डायरेक्टली? बोलो 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 बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप बोलोगे सर कैसे, जरा बता दीजिए। तो प्लीज, इट्स माई होमवर्क फॉर यू। आप इसको समझेंगे और हमको बताइए कि रेजिस्टेंस कैसे दोनों इलेक्ट्रोड के एरिया के इनवर्सली होता है। मेरे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन इसको लिखकर आप भेजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग बात खत्म कर दिए, कहानी खत्म कर दिए इंटरनल रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू सर्किट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या कंसंट्रेशन है। जैसे ये सेल कंसंट्रेट किया हुआ है, चार्ज भाग रहे हैं, मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वैसे आप भी कंसंट्रेट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टीपीडी। टीपीडी इट मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको दिमाग में रखना, रटना नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मेरी बातों को याद रखना, बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टीपीडी की। तो टीपीडी सबसे पहले एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेल बना लेते हैं। गुड, एक सेल बना लिया। दिस इज सेल। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है समझ रहे हो ना? दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, हाँ गुड। दिस इज बैटरी, मैंने पहले ही बताया था। दिस इज सेल। तो सेल है, तो सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। कहीं कहीं पे बना दिया जाता है और कहीं कहीं पे नहीं बनाया जाता, इसके लिए तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसको डॉट डॉट कर दो, जिससे समझ में आया कि ये सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल को हम लोगों ने यहां से, ये पॉइंट इसका ये है, और इसको कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कोई की लगा दिया है, दैट इज, अब ये ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है।
मेरी बात ध्यान समझना। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सेल है। अब सेल से करंट ड्रा होगा, ध्यान देना। अगर इस सर्किट को ओपन कर दिया जाए, अगर इस सर्किट को ओपन कर दिया जाए तो करंट इसमें फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यहां पे मान लो एक बल्ब ही लगा दोगे, जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, एक मिनट बेटा। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमने क्या कर दिया यहां पे ईएमएफ। अब देखो यहाँ पे सेल है तो सेल से करंट निकलेगा, दिस इज करंट आई, और यहां से करंट आई इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट नहीं ड्रा होगा, और करंट नहीं ड्रा होगा तो यहाँ पे होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ई। अब जैसे इससे करंट ड्रा करने लगेगा तो हो जाएगा टीपीडी। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस offered by the सेल के द्वारा ही दिया जाता है। It is the potential difference offered by the electrolytic solution of the cell when current is being drawn through it, and for this the circuit should be closed। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर तो एक बार रिपीट कर लो। ओके, तो सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज है, इससे करंट ड्रा होगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा क्या लिख दूं, इट इज द potential difference, it is the potential difference offered by the cell when current is being drawn through इट। तो जब उससे करंट को ड्रा किया जाए, और कंडीशन क्या होना चाहिए? सर्किट शुड क्लोज। सर्किट क्या होना चाहिए? सर्किट शुड क्लोज होना चाहिए। अब बेटा एक चीज मेरी बात से बताओ, देखो अब उसका टीपीडी का जो फार्मूला क्या होता है? टीपीडी तो सिंपल है ना, सर्किट से करंट ड्रा किया किसी भी सेल से, तो किसी भी सेल से जो करंट ड्रा किया, तो जब ड्रॉप ऑफ करंट हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा, किसी भी सेल से ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा ना, तो तुरंत समझ लेना कि वहां टीपीडी हो गया, वो पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी आ गई, लेकिन उसका फार्मूला कैसे आएगा ये देखो, ध्यान देना बेटा। दिस इज रेजिस्टेंस आर, यहां से करंट जब जाएगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो आई इंटू आर, अब आपको पता है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, आई इंटू आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा क्या होगा, मैंने लिख दिया V, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। गुड। अब बताओ वही करंट इधर से आ रहा है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो V डैश, तो V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने ले लिया V डैश। अब तुमको एक चीज पता है कि दोनों ये जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी सीरीज में है। देखो ये पोटेंशियल यहाँ पे फिर ऐसे ये पोटेंशियल, इट मींस दोनों पोटेंशियल का सम होगा तो किसके बराबर होगा, ईएमएफ। ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं होता तो यहाँ करंट जाता, करंट नहीं जाता तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता। ये भी किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ईएमएफ नहीं होता तो नहीं होता तो करंट भी जीरो हो जाता, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है ई की तरह से। तो जो टोटल ई होगा ईएमएफ, ई इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, इट मींस वी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। दोनों सेल के बीच में रेजिस्टेंस होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा वी डैश, ये हो जाएगा वी डैश। आर यू गेटिंग? तो आप सिंपली लिख सकते हो E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, और हम आपको बता दें तो आप ये बेसिकली तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू ई माइनस वी डैश, और आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, V डैश इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना, बोलो V डैश इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आर यू गेटिंग पॉइंट?
दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना मेरे बच्चों, भूलना नहीं प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी से इसको याद रखना, भूलना नहीं। दिस इज द v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते फटाफट, अब आपको बताते हैं v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये तो कहानी हो गई। तो अभी वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी एक वीडियो और आने वाला है, एक वीडियो और आने वाला है सेल का, जिसमें हम आपको बताएंगे टीपीडी तक हो गया, रिलेशन बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं देखोगे एज यू विश, देखोगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो यार। अगर तुम्हारा वीडियो मेरा अच्छा लगता हो, रवि सर अच्छे लगते हो, तो प्लीज यार सपोर्ट करो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं तो फिर अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, दिल टूटेगा, तो फिर मन टूटेगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा घर पे, तो तुम लोग सोचोगे अरे सर कहाँ से क्या बोल। तो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या लाने वाला हूं मैं बता रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर और वी के बीच में रिलेशन, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सर्किट का शॉर्ट सर्किट, क्या क्या कंडीशन होगी, ग्राफ क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोर्ड में आता है, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। सो प्लीज wait and watch continuously each and every video of इंजीनियर रवि कुमार यादव, ऑफ इंजीनियर रवि कुमार यादव, यानी रवि सर का वीडियो देखते रहिए और खुशहाल रहिए। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, बाद में फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अच्छे से एंजॉय करिए।